हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम लोग किसी भी कंपनी को फंडामेंटली कैसे एनालाइज करते हैं इसके बारे में समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कहाँ देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, क्या चीज़ समझनी पड़ती है कंपनी के बारे में। हम सिर्फ नंबर्स नहीं बट बिजनेस मॉडल और कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है और कंपनी किस डायरेक्शन में जा सकती है, ये सब चीज़ के बारे में भी समझेंगे। ओके, क्योंकि मैंने मतलब बेसिकली मोटिव क्या था मेरा ये स्टार्ट करने का, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था फंडामेंटली एनालाइज करना किसी भी कंपनी को, मुझे भी सिर्फ यही लगता था कि स्क्रीनर ओपन किया, पी देख लिया, क्वार्टरली रिजल्ट देख लिया, प्रोमोटर्स होल्डिंग देख लिया, अगर ये सब अच्छा है तो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। ओके, विच इज़ नॉट फॉल्स। मतलब बात सही है कि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है अगर इनके ये सभी चीज़ें अच्छी हैं तो, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। ये सिर्फ ये बताता है कि कंपनी ने अभी तक क्या किया है और अभी तक कैसा किया है। लेकिन अगर कंपनी को फ्यूचर में भी कंटिन्यू करना है सेम परफॉर्मेंस, तो वी हैव टू सी कि हाउ द कंपनीज फ्यूचर लुक लाइक। एंड कंपनी के फ्यूचर में हमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो हेल्प करती है देखने के लिए, दैट इज़ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट कमेंट्री। कि वो क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बिजनेस के बारे में वो अ, उनका गाइडेंस क्या है, उनका सोचने का तरीका क्या है, क्या वो जो बोल रहे हैं वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे कंपनी वाइज कि किस तरीके से किया जाता है। ओके, एक बात और थी कि हमने काफ़ी लोगों से ये सुना भी हुआ है कि मार्केट फ्यूचर को प्राइस में हमेशा फैक्टर कर लेता है। ओके, अगर इस बात को हम लोग इस तरीके को अगर हम लोग सही मानते हैं, दैट मीन्स कि आज का प्राइस हमारे फ्यूचर को ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। सो अगर हमें चाहिए कि हमारा स्टॉक अच्छा मूव करे, सो दैट मीन्स कि उसका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। सो फॉर दैट एंड फॉर ऑल दीज रीजंस वी नीड टू लुक एट हाउ द कंपनीज फ्यूचर लुक लाइक। एंड ये सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग वी विल लुक इनटू कंपनी वाइज। ओके, विद दिस लेट्स स्टार्ट। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस लिमिटेड। इस पूरे एनालिसिस को मैं दो वीडियो में कवर करूँगा। पहले वीडियो में हम कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, हिस्टोरिकल ग्रोथ कैसा रहा है वो देखेंगे, और कुछ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट के कॉन कॉल को डिस्कस करेंगे, उनका फ्यूचर गाइडेंस क्या है, क्या ग्रोथ ट्रिगर्स रह सकते हैं, एंड क्या कंपनी उसको अचीव कर सकती है इन इसके बारे में देखेंगे। चलिए सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। ये एक फंडामेंटल एनालिसिस करने का टूल है जिसका नाम रडार है। दिस इज ओन्ड बाय डिफाइनेट सिक्योरिटीज। ओके, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होती है जहां से आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में पता चल सकता है। पहला तो ये आप उनकी कंपनी की वेबसाइट अगर आप विजिट करेंगे तो आपको वहाँ से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, आई विल जस्ट क्लिक हियर। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कंपनी की फिलॉसफी क्या है एंड वो क्या सोचती है, ऑल दोज थिंग्स यू गेट हियर, हु वी आर अबाउट अस एंड ये सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। सेकेंडली, अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखेंगे कंपनी की, जो प्रेजेंटेशंस होते हैं उसमें भी काफ़ी कुछ आपको काफ़ी पता चलता है। ओके, इफ आई क्लिक हियर, ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी ने क्या करती है, किस बारे में कंपनी है। ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ओके, अब अपना काम क्या रहता है कि जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उससे हम ये समझे कि कंपनी एक्चुअली में करती क्या है। फॉर दैट मैंने ये वन नोट है, उसमें जो भी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में रेलेवेंट है वो सब कुछ यहाँ पे रखा है। उससे पहले समझते हैं कि कंपनी क्या करती है। Vintage Coffee and Beverages Limited is a parent company of two wholly owned subsidiaries, Vintage Coffee Private Limited and Directo Foods Private Limited. Both the export-oriented units are into manufacturing, while the former is a pioneer in instant coffee and later in instant chicory. यहाँ पे विंटेज कॉफ़ी बेवरेजेस लिमिटेड
की दो होली ओन सब्सिडियरीज है, एक है विंटेज कॉफी प्राइवेट लिमिटेड एंड दूसरा है डेलेक्टो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। बोथ आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें जो ध्यान देना चाहिए कि दोनों भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, मीन्स दे आर मेजरली इनटू एक्सपोर्ट। जो कि डेलेक्टो फूड प्राइवेट लिमिटेड है, दे आर पायनियर इनटू इंस्टेंट कॉफ़ी, मीन्स दे मेजरली मेक इंस्टेंट कॉफ़ी। एंड जो डेलेक्टो फूड प्राइवेट लिमिटेड है, दे मेक इंस्टेंट चिकोरी। सो ये एक मोटा मोटी एक आइडिया हमें मिल गया कि कंपनी करती क्या है और क्या बनाती है। सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने मिलती है कि विंटेज कॉफ़ी प्राइवेट लिमिटेड एंड डेलेक्टो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कितने एरिया में ये स्प्रेड है, कहाँ पे ये लोकेटेड है, ये सभी चीज़ें हमें इसमें पता चलती हैं। अगर हम इनके बारे में और देखें तो विंटेज कॉफ़ी प्राइवेट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1980, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी, बीएससी एनएससी दोनों भी जगह पे ये लिस्टेड है। इनका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। कंपनी इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट चिकोरी एंड रेंज ऑफ अदर बेवरेजेस, सो ये सभी चीज़ ये मैन्युफैक्चर करते हैं विथ अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन प्राइवेट लेबलिंग। अगेन प्राइवेट लेबलिंग मतलब कि किसी और कस्टमर के लिए, उनके ब्रांड के लिए ये कॉफ़ी बनाते हैं एंड द brand they sell under their name. Okay, the factory was commissioned in record 14 months period with the latest state of the art technology to manufacture instant coffee. Okay, so now what range of product they have? Again जो हमने ऊपर में काफ़ी कुछ समझा, उनके पास स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफ़ी है। Okay, they can also make agglomerated instant coffee and they make instant chicory. Okay, एंड पैकेज लाइनिंग के लिए उनके पास टिन के सॉल्यूशंस है, सैशे है, पाउचेज हैं एंड कोरुगेटेड बॉक्सेज है। दैट मीन्स ये कस्टमर के लिए कॉफ़ी भी बनाते हैं एंड उनके बैच के अंडर ये लोग जैसा उनकी रिक्वायरमेंट है, लाइक अगर उन्हें टिन में चाहिए या सैशे में चाहिए या पाउचेज में चाहिए, उसके हिसाब से ये डायरेक्टली प्रोवाइड भी करके देते हैं। अब इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है टोटल 6500 मेट्रिक टन पर ईयर फॉर स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमरेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी, 1700 metric ton per year for instant chicory and 3000 metric ton per year for packaging. So this is their entire capacity that they can serve with the present set of capacity that they have. इन्होंने अभी लेटेस्ट में एक प्रीमियम कैफे लाउंज भी ओपन किया है नवी मुंबई में। सो यू कैन सी दिस इज इन 14 सितंबर। सो ये हमें थोड़ा शो करता है कि कस्टमर front end they are trying to be interactive with the customer directly. Okay, and so they have written as well, this milestone mark a shift from B2B to direct consumer engagement. So एक मार्केट शिफ्ट हो रहा है, एक मार्केट शिफ्ट हमें दिख रहा है इनके कंपनी में कि लोग B2B से B2C में अभी दे आर प्लानिंग टू गेट इनटू इट। मार्केट स्ट्रैटेजी में अगर आप देखेंगे तो करंट मार्केट इनका है अभी साउथ ईस्ट एशिया, रशिया एंड CIS, Europe, Africa, etc. And new market what they are trying to get into is USA, New Zealand and Australia. इसके बाद चलिए मार्केट को एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली में इंस्टेंट कॉफ़ी का मार्केट क्या इतना बड़ा है कि कोई भी कंपनी उसमें ग्रो कर सकती है। क्योंकि अगर मार्केट ही नहीं रहेगा एंड अगर मार्केट को ग्रो करने का स्कोप ही नहीं रहेगा, सो कंपनी कितना भी अच्छा ग्रो कर रही है अभी तक, वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगी क्योंकि मार्केट ही श्रिंक हो रहा है या मार्केट स्टेबल है। सो दिस इज एज पर कंपनीज रिपोर्ट कि इंस्टेंट कॉफ़ी वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट कंज्यूम्ड बेवरेज है आफ्टर वाटर एंड इट इज ग्रोइंग एट अ केगर ऑफ 7.19% एंड बाय 2028 ये एक $139 बिलियन की इंडस्ट्री रहेगी। कॉफ़ी इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडेड कमोडिटी आफ्टर ऑयल। ओके, ऑल्सो US ranked first on the list of top coffee drinking countries. Okay, and 2.5 billion cups of coffees are consumed every day, only after water being more popular than this. So yes, there is immense potential for this to grow in future, the whole industry to grow, and as people understand about coffee, the industry will also grow.
सो चलिए अब हम कुछ नंबर्स देखते हैं, कंपनी ने फ्यूचर में कैसा ग्रोथ किया है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सो सबसे पहले हम लोग रेशियोज़ में चलते हैं। ओके ओके सो सबसे पहला जो रेशियो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और आपने काफ़ी सुना होगा, दैट इज़ पी रेशियो। ओके जो अभी जैसे विंटेज कॉफ़ी का है 38। सो लोगों को ये समझ में आता है कि हाँ, पी अराउंड 30 है, 40 है तो सस्ता है, 10 है तो और सस्ता है, जितना कम है उतना सस्ता है और उतना अच्छा है, एंड जितना ज़्यादा है उतना महंगा है, कंपनी उतनी अच्छी नहीं है पी वाइज। लेकिन उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, पी को किस तरीके से हम लोग परसीव करते हैं, वो हमें समझना होगा। सो चलिए एक एग्जांपल लेके वो देखते हैं। सो पी का फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग्स। ओके चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि राहुल के पास एक शॉप है। ओके जो कि प्रॉफिट जनरेट करती है हर ईयर से ₹100। ओके ये प्रॉफिट्स है, मींस सभी उसका सेल, उसके बाद में उसका एक्सपेंसेस सब सब्ट्रैक्ट करके जो लास्ट में प्रॉफिट बनता है हर ईयर, वो ₹100 है। ओके नाउ कल राहुल डिसाइड करता है कि ओके मुझे ये कंपनी सेल करनी है। सो बायर वन आके उसको बोलता है कि आई कैन पे यू ₹500। ओके सो इस सिनेरियो में बायर वन इज विलिंग टू पे द प्राइस ऑफ ₹500 फॉर ₹100 ऑफ अर्निंग। ओके सो पी बना 5। ओके नाउ बायर टू आके खरीदता है एंड बायर टू बोलता है कि आई विल बी पेइंग यू ₹1000। सो पी बना 10। ओके सो यहाँ पे हमें इसका मीनिंग समझने की ज़रूरत है, मीन्स ठीक है। पहली बात तो मतलब हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि किसी भी कंपनी का अगर वो आज कमा रही है ₹100, स्टिल हम उसको ₹500 में बाय करने रेडी हैं, तो पी ₹5 होता है। ओके एंड वही कंपनी अगर कोई ₹1000 में बाय कर रहा है, सो पी 10 होता है। तो हम लोग, मैं ये रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली हम लोग पी को एज ए नंबर देखते हैं कि चलिए 38 है, 40 है, 50 है, मीन्स यू आर विलिंग टू पे 50 टाइम्स द प्राइस ऑफ व्हाट दे आर अर्निंग टुडे। ओके अब ये क्या क्या इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इसका ये इंपॉर्टेंस है कि आज से जब कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, सो इट हैज़ द कैपेबिलिटी, इट हैज़ दैट पोटेंशियल to grow its business to reach this particular price in a very fast, in very small amount of time. Okay so जैसे अभी इस केस में it will be 5 years. okay इस केस में it will be 10 years. now बायर टू क्यों उसको इतना प्राइस दे रहा है, क्योंकि उसको पोटेंशियल दिख रहा है कि या तो ये इस कंपनी में कुछ टर्न अराउंड आ सकता है, या ये कंपनी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो चेंज कर रहा है और जिससे कि कंपनी बहुत जल्दी या रियलिस्टिकली ये टारगेट या ये प्रॉफिट अचीव कर पाएगी। ओके 100 को ऐसा मत देखिए कि 100 सिर्फ ये इस ईयर में कर रहा है, हो सकता है उसने लास्ट ईयर में 10 किया था, इस बार 100 किया था। ओके सो यू सी द डिफरेंस, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, एंड उसी ग्रोथ रेट से अगर वो ग्रो करेगा, सो मे बी इट विल नॉट टेक देम 10 ईयर्स। ओके
बहुत जल्दी उसको वो अचीव कर लेगा। सो इस तरीके से हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि पी जो है वो सस्ता या महंगा है। सस्ता या महंगा एक रिलेटिव टर्म है, ओके। हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या कंपनी वो में पोटेंशियल है क्या कि वो ये अचीव कर सकती है। एक और जो बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं या कॉमन जो हम लोग सोचते हैं जिस चीज़ के बारे में कि सस्ता है तो अच्छा है, ओके। सस्ता है तो अच्छा है का कंसेप्ट ये है कि क्या कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है इसलिए वो सस्ता है, या अभी उसको वो वैल्यूएशन नहीं मिला है इसलिए वो सस्ता है। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर कंपनी में पोटेंशियल नहीं दिख रहा है आपको, एंड सपोज करो कि राहुल हैज टू सेल इट एंड ही विल गेट सम बायर, वो अभी वो सेल तो कर पा रहा है, वो प्रॉफिट तो बना पा रहा है, ओके। लेकिन अगर उसमें कुछ पोटेंशियल ही नहीं दिख रहा है तो बायर आएगा, वो बोलेगा कि मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें पोटेंशियल नहीं है फ्यूचर में, सो आई विल गिव हिम द लेस प्राइस। सो इसलिए उसका पी कम हो जाएगा, ओके। ऑफ कोर्स दैट मीन्स द कंपनी इज वेरी cheap now in compare to buyer 2, but that also means that company does not have that potential to grow, okay। इसीलिए हम लोग जब देखते हैं कि काफ़ी हायर पी वाली कोई कंपनी है तो हम डायरेक्टली इस कंक्लूजन पे हमें नहीं पहुंचना चाहिए कि ये कंपनी खराब है। हमें देखना चाहिए कि क्या इस कंपनी में वो ग्रोथ का जो फैक्टर्स है जिसके कारण ये कंपनी को इतना हाई पी मिल रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है, और वाइस वर्सा। कई कंपनी में सिर्फ हाइप होती है या कंपनी के बारे में लोग इतना डिस्कशन करते हैं या उसके जस्ट हाइप के कारण उसका पी काफ़ी बढ़ जाता है, ओके, बिकॉज पीपल आर विलिंग टू पे मच मोर प्राइस, ओके, देन व्हाट दे आर अर्निंग टुडे, ओके। सो यू सी दी मल्टीपल्स, ओके। हमको अगर आप सिंपली अगर हम लोग ये चीज़ देखें कि कोई कंपनी 100 रुपये का प्रॉफिट बना रही है और हम उसको 500 रुपये देने रेडी है, तब पी सिर्फ 5 रुपये ही तब पी सिर्फ 5 हो रहा है। सो यू सी वी आर गिविंग इन मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स, 80 हंड्रेड्स दोज। सो वी नीड टू सी पी ई इन दोज टर्म्स एंड देन मेक अ सेंस ऑफ बिजनेस कि क्या हम जो पी दे रहे हैं वो जस्टिफाइड है या नहीं, एंड टेक इट एज अ मार्क दैट यस अ हाई पी और अ गुड पी इज दैट कि कंपनी उस डायरेक्शन में अच्छा ग्रो करेगी एंड उसमें वो पोटेंशियल है ग्रो करने का, इसीलिए उसका वो पी है, ओके। सो मूविंग ऑन। सो नेक्स्ट नंबर जो हमें जिस पे फोकस करना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा कभी बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज ROE, ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगेन दिस शुड नॉट बी टेकन इन एब्सोल्यूट टर्म। इसका मतलब क्या है कि हमें इसको वैल्यू नहीं लेना है कि हाँ 10 है तो कम है, 50 है तो ज़्यादा है। हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि क्या ये मूविंग ट्रेंड में है, क्या इसका ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है क्या, हमें सिर्फ वो समझना ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं विंटेज कॉफ़ी के लिए, इट इज़ राइट नाउ, इट वाज इन 2023 4.37, इन 2024 10.33, एंड अभी 2025 जो लास्ट मार्च 2025 है उसमें इट वाज 19.31, ओके। सो इट इज़ इन मूविंग अप ट्रेंड, इट इज़ मूविंग इन अप ट्रेंड, सो यस it is good, okay। So next now we will move to quarterly result, okay। So यहाँ पे let me okay turn this on and yes, okay। So you see इनका जो सेल्स ग्रोथ हो रहा है, okay, in recent September 2025 जो लास्ट क्वार्टर गया, it was 135 CR, I guess, yeah, it was 135 CR, okay। And in 2024 in similar quarter last year it was 71.56, so it's a fabulous growth of you can say 90%, okay। So जो last year same quarter से they have increased 90%, so this is very good। and again if you will see पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर वही रहता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहा। सो दैट इज नाउ 17.83 विच वॉज 7.51
in the last quarter. So again you see an increase of 137.42%. Okay, so now they're growing at a very good pace. Okay, also their PAT is also growing at a faster rate, much faster rate than what their sales is growing. Okay, what I mean to say कि यहाँ पे sales growth हुआ 90% का, एंड यहाँ पे साइमल्टेनियसली उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ 137% से. ओके, इसका मतलब ये है कि दे गॉट ऑपरेटिंग लेवरेज. ओके, नाउ व्हाट डज दैट मीन? ओके, what is operating leverage? Because operating leverage is not shown anywhere directly. Okay, बट कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को या ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है कंपनी को. ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना, इट्स अ वेरी गुड मार्क फॉर द बिजनेस. ओके, this means that company and their management is performing very efficiently to get those profits. So again we will see this by an example, operating leverage क्या होता है and how to perceive it. Okay, okay, so एक पिज्जा शॉप का एग्जांपल लेते हैं. प्रॉफिट्स हम लोग कैसे डिराइव करते हैं? प्रॉफिट्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट. ओके, जो भी कोई कॉस्ट लगा, जितना हमने सेल किया और उसके बाद में हमने जो हमारा कॉस्ट है उसको अगर हमने माइनस कर दिया तो हमारा प्रॉफिट निकलता है. ओके, अब ये जो कॉस्ट होता है, ये कॉस्ट दो टाइप का होता है. ओके, सो कॉस्ट विल बी फिक्स्ड एंड वेरिएबल. दैट मीन्स कॉस्ट जो है वो दो चीज़ों से बनता है, दो उसके कंपोनेंट होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल होता है. सो जस्ट टू मेक इट क्लियर, दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज वेरिएबल. ओके, ओके, नाउ आई थिंक सो इट्स विजिबल. सो अज्यूम करते हैं कि पिज्ज़ा शॉप का फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आता है? रेंट हो गया पर डे का, सपोज करते हैं हम लोग 5000 पर डे है. ओके, एंड सैलरीज में भी 5000 पर डे जाता है. ओके, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट. सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 10,000 rupees per day. Now वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि हमें ओके, सो यस, पिज्ज़ा. ओके, या सो पिज्ज़ा के रॉ मटेरियल के लिए हमें 100 पर पिज्ज़ा लगते हैं, मीन्स ₹100 पर पिज्ज़ा हमें लगते हैं. सो दिस विल डिपेंड कि जितने आपके नंबर ऑफ पिज्ज़ा सेल हो रहा है, ये वेरिएबल कॉस्ट उतना उतना जाएगा. ओके, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है बिकॉज आपको रेंट देना ही है, आपको सैलरीज देनी ही है. सो दैट विल बी योर फिक्स्ड कॉस्ट. नाउ सपोज करते हैं you sold 120 pizzas. Okay, in a day. So sale price कितनी होगी हमारी? Let's assume it's 200. मीन्स एक 200 रुपीज का पिज्जा हम लोग ने सेल किया. एक पिज्जा की कॉस्ट 200 रुपीज है. सो इन दिस सिनेरियो our total revenue will be 120 into 200. Okay, and our
variable cost will be 120 into 100. Okay, because like the raw material cost is 100 per pizza and we sold 120 pizzas. Okay, so 12,000, and fixed cost is remains the same, that is 10,000. So profits will be 24,000, okay, minus 12,000 minus 10,000, that will be rupees 2,000. Okay, so now this is scenario 1. Now let's see scenario 2. We sold 160 pizzas, okay, in same duration of time. Okay, sell price remains same. Okay, so now revenue will be, sorry, 160 into 200, because the price is same, 32,000. Okay, now variable cost will be 160 into 100, and fixed cost remains same, that is 10,000, and now our profit jumps to 32,000 minus 16,000 minus 10,000, sorry, 6,000. Okay, so here rupees 6,000. So you see here, for the same, with the same cost that we had earlier, okay, our profit jumped from 2,000 to 6,000, whereas our sales only grew from 120 to 160. Okay, so if we see, pizza sales grew by 33%, but the profit grew by 200%. Okay, so this is where the company is getting the operating leverage. अब ये क्यों मिलता है? क्योंकि कंपनी ने सेम जो भी पिज्जा जो सेल किया उन्होंने, दे हैव लेट द फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन एज इट इज, मतलब कि रेंट भी सेम रहा, उनके जो एम्प्लॉयज थे वो भी फिक्स रहे, उनकी सैलरी भी फिक्स रही, बट उन्होंने उस सेम टाइम में ज़्यादा सेल किया. सो ड्यू टू विच दे गॉट एन ऑपरेटिंग लेवरेज, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है जब आप कॉस्ट आपका कम करते हो, आपका ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता है, सो कंपनी कैन मेक मोर प्रॉफिट्स फॉर इट्स शेयर होल्डर्स. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच वी शुड सी. ओके, आई थिंक दीज आर द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स. इसके अलावा there are things which we will discuss subsequently. Okay, but the most important things are the one that I've told you. Okay, and then in the second video we will see, will the company be able to like keep up the same pace, क्या सेम पेस से कंपनी ग्रो करेगी, उसके ट्रिगर्स क्या हैं, एंड किस तरीके से उनका गाइडेंस है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ इसमें सही करना चाहिए, या इफ आई डिड सम मिस्टेक, सो यू कैन प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो, एंड डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव इन माई नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.